हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोशन के अलग अलग तरीकों के बारे में। अगर आज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो प्रोटोजोन्स के अंदर जितने भी टाइप के लोकोमोशंस हैं वो आप अच्छे से समझ जाएंगे और सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में बताऊं। सारी जो टेक्निकलिटीज हैं उनको हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाते हैं तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक और समझते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सूडोपोडिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया। इन्हीं लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे यहां पर जो मूवमेंट है वो आपको अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है, फ्लैजिलर मूवमेंट हो सकता है या सीलियरी मूवमेंट है। ठीक है, ये सारे मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और हर एक मूवमेंट की अपनी कुछ कंडीशंस होती है, अपनी उन मूवमेंट की एक स्पीड होती है। तो उनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन उसके बाद उन सभी चीजों को पीपीटी की मदद से समझ लेंगे सो दैट कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, और लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद डायरेक्टली आप ये पूरा का पूरा पीपीटी आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं। तो जनरली क्या है कि अगर हम लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ की बात करें तो यहां पर क्या है, प्राइमरली आपको चार तरीके के मेथड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका अमीबॉइड मूवमेंट होता है और ये अमीबॉइड मूवमेंट को करने के लिए सूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल है और ये मेनली क्या है, सरफेसेस पर आपको देखने को मिलता है। और ये आपको कहां प्राइमरली देखने को मिलेगा, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये होगा कैसे अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। उसके अलावा जो दूसरा मूवमेंट है उसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट बोलते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट्स आपको उन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको फ्लैजिला मिलता है। ठीक है, तो फ्लैजिला जहां पे प्रेजेंट है वहां पर आपको इस तरीके का फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, या फ्लैजिलर मूवमेंट को हम अंडुलेशंस भी बोलते हैं या अंडुलर मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्यों बोलते हैं उसको थोड़ी देर में समझेंगे, बट ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा है आपका सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, तो सीलियरी मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सीलिया रिस्पॉन्सिबल होता है यहां पर। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि यहां पर हेयर लाइक सीलिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको याद रखना है और ये आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट एक मूवमेंट है जिसको हम मेटाबॉलिक मूवमेंट बोलते हैं और ये मेटाबॉलिक मूवमेंट बॉडी के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। युगलिना के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि युगलिना की बॉडी के ऊपर जो पेलिकल है, पेलिकल के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स है उसकी मदद से ये मूवमेंट होता है। तो ध्यान रखना है कि बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन या ग्लाइडिंग की वजह से ये मूवमेंट होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सारी चीजों को वन बाय वन करके डिटेल भी करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या है, हर एक मूवमेंट की अपनी एक स्पीड होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो अमीबा है वो लगभग 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन पर सेकेंड तक मूवमेंट कर सकता है। फ्लैजिलर मूवमेंट की बात करें तो यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 15 माइक्रोन से 300 माइक्रोन पर सेकेंड का मूवमेंट कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। और सीलियरी मूवमेंट की बात करें तो 400 से 2000 माइक्रोन पर सेकेंड मूवमेंट कर सकता है। यानी जो सीलियरी मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है और सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट क्या है आपका, अमीबॉइड मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे मूवमेंट को समझते हैं कि अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल करेंगे अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अब ये अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होगा इसको समझते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट प्राइमरली आपको अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा और ये मूवमेंट होता कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये पूरा एक अमीबा की बॉडी है, ये क्या है, अमीबा की एक बॉडी है जिसको हमें याद रखना है, ये अमीबा की बॉडी है। ठीक है, अब अमीबा की बॉडी के अंदर होगा क्या कि पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म फिल होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो पेरिफेरी पे जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइड में होता है, जो पेरिफेरी पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। और जो बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको नाम देंगे एंडोप्लाज्म। ठीक है,
उसको क्या नाम देंगे, एंडोप्लाज्म। तो ऊपर हो गया एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ हो गया एंडोप्लाज्म। ये जो एक्टोप्लाज्म होता है ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो एक्टोप्लाज्म है इसका नाम हम प्लाज्मा जेल भी बोल सकते हैं। एक्टोप्लाज्म को क्या बोला जा सकता है, प्लाज्मा जेल बोला जा सकता है। और ये जो एंडोप्लाज्म है ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए एंडोप्लाज्म को हम प्लाज्मा सोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल। ठीक है, तो प्लाज्मा जेल कहां पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अंदर की तरफ जो बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्म कैसा होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म का होता है, और ये आप बोल सकते हैं थोड़ा सा सॉल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही अमीबा का मूवमेंट करना होता है, अमीबा को मूवमेंट करना है, तो अमीबा को मूवमेंट करने के लिए सूडोपोडिया का बनना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स लेग। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया बनेगा कैसे, तो यूजुअली क्या है, अभी तक हमारे पास बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड इसके पीछे की थ्योरी नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है जो सूडोपोडिया के बनने के बारे में बताता है और उसके अलावा अमीबा के लोकोमोशन के बारे में बताता है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं सॉल जेल थ्योरी। उसको क्या बोलते हैं, सॉल जेल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो हमें बताती है कि अमीबा का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहां पर होगा कैसे मूवमेंट उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, अमीबा का पोस्टीरियर साइड है और ये वाला मान लेते हैं एंटीरियर साइड है जहां पर सूडोपोडिया बनने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो पोस्टीरियर साइड के अंदर जो एक्टोप्लाज्म है जिसको हम प्लाज्मा जेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो पोस्टीरियर साइड में जो प्लाज्मा जेल है इसके अंदर एक प्रोसेस होना स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं सोलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सोलेशन। सोलेशन का मतलब क्या है कि जो जेल फॉर्म है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो जेल जो सॉलिड फॉर्म में था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पीछे की तरफ जो प्लाज्मा जेल था जो सॉलिड फॉर्म में था उसके अंदर सोलेशन का प्रोसेस होगा और सोलेशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बीच में क्या होगा, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जैसे ही लिक्विड बनेगा ये क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और एंटीरियर साइड पे ये प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, और एंटीरियर साइड पे जैसे ही प्रेशर क्रिएट करेगा वैसे ही यहां पर क्या है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जैसे ही यहां पे प्लाज्मा सोल क्या है एंटीरियर साइड में आता है, अब यहां पर इसका रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो प्लाज्मा सोल है ये किसमें दोबारा से यहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं जिलेशन। ठीक है, अब ये जिलेशन कहां पर होता है, एंटीरियर साइड में होगा। अब एंटीरियर साइड में जिलेशन होने से क्या होगा, जो पहले प्लाज्मा सोल था अब ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होगा, यानी फिर से ये जेल फॉर्म में थोड़ा सॉलिड फॉर्म में बनके दोबारा से पेरिफेरी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, सॉल जेल में कन्वर्ट होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो सॉल है वो आगे की तरफ जाएगा और क्या है, सूडोपोडिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सूडोपोडिया बनता है और वो धीरे धीरे अमीबा क्या है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसलिए जो मूवमेंट है काफी स्लो होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली क्या है, सॉल का जेल में कन्वर्जन हो रहा है, जेल का सॉल में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको ये पूरा प्रोसेस करने में समय लगता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है आप बहुत कम मूवमेंट देख पाते हो। अभी हमने देखा था सिंपल सा 0.2 माइक्रोन के समथिंग आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। सो आई होप ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले कि ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है किसके अंदर, सार्कोडीना के अंदर। सार्कोडीना का मतलब अमीबा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, उसके अलावा मेस्टिगोफोरा के अंदर भी देखने को मिल सकता है और स्पोरोजोआ के अंदर भी देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो इसके अंदर ये जो मैकेनिज्म की बात करें तो जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसके अंदर सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि बिना सूडोपोडिया के बने लोकोमोशन या जो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो सूडोपोडिया यहाँ पे बनना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सूडोपोडिया बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। अब सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा क्यों, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब क्या है
कि सॉल्ट जेल में कन्वर्ट होगा, जेल सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से क्या है, आपको यहां पर सॉल्ट जेल का ट्रांसफर या उसका कन्वर्जन देखने को मिलता है, और उसी की वजह से सूडोपोडिया का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लाज्मा जेल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्लाज्मा सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इस मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज चाहिए जिससे कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये मूवमेंट कहां होगा, एक सरफेस के ऊपर होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो पूरी थ्योरी है, जो अमीबॉइड मूवमेंट थ्योरी है, ये किस तरीके से एक्सप्लेन होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहां पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, एक्टोप्लाज्म का। एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होता है, जो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, जेल फॉर्म में होता है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी जो प्लाज्मा जेल है वो पोस्टीरियर साइड में होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि वो सोलेशन में जाएगा, सोलेशन के बाद जाके वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यही कि जो मूवमेंट इज ड्रिवन बाय द कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा सॉल एंड प्लाज्मा जेल, यानी बार बार यहाँ पे प्लाज्मा सॉल और प्लाज्मा जेल का फॉर्मेशन होगा, और उसी की वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब सोलेशन कहाँ होता है, सोलेशन का जो प्रोसेस है, यानी जेल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, पोस्टीरियर साइड में। तो ध्यान रखना है कि जो सोलेशन का प्रोसेस है वो पोस्टीरियर साइड में होगा, जहां पर जो प्लाज्मा जेल है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जिलेशन का प्रोसेस कहां होगा, एंटीरियर साइड में, जहां पर प्लाज्मा सॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था या किसने दिया था, मास्ट एंड पेंटिन ने दिया था। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट आपको उन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्लैजिला है उसकी जो संख्या है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। यूजुअली क्या है, फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फ्लैजिलर मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और जो फ्लैजिला की संख्या है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जो फ्लैजिला के जो नंबर्स हैं वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम का होना बहुत जरूरी है। विदाउट लिक्विड मीडियम के फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं हो सकता, यानी सॉलिड के अंदर ये फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। फ्लैजिलर मूवमेंट के लिए लिक्विड होना मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब जो फ्लैजिलर मूवमेंट है उसको भी हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक आ जाता है आपका पेडल स्ट्रोक, दूसरा है अंडुलेटिंग मोशन, और तीसरा क्या है, सिंपल कॉनिकल गायरेशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप के फ्लैजिलर मूवमेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिटेल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट या जो बीटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें वो नहीं पता होगा इन सारी चीजों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो फ्लैजिला के अंदर जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। उसको क्या, फ्लैजिलर मूवमेंट को हम क्या बोला जा सकता है, अंडुलेटिंग मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला के अंदर अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है। अब ये अंडुलेटिंग मूवमेंट कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है। उसको समझने से पहले हमें फ्लैजिला का डायग्राम पता होना चाहिए। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपके पीछे के जो सारे कॉन्सेप्ट जो इधर उधर हिले हुए होते हैं ना, मैक्सिमम बच्चों में मैंने देखा है कि ये वाला जो पोर्शन है बड़ा वीक होता है, उन्हें समझ ही नहीं आता ये मूवमेंट हो कैसे रहा है। बस उनको पता है बीट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी का कन्वर्जन कैसे होता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो फ्लैजिला है उसके टीएस डायग्राम को समझेंगे, फिर समझेंगे कि मोशन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हम किसी भी फ्लैजिला, ये सपोज करो मेरे पास एक फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला के
आप देखेंगे जो पेरीफरी पे है आपको यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डपलेट देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स का डुप्लेट देखने को मिलता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है टोटल 9 नंबर्स में होते हैं, ठीक है, गिन के अगर देखेंगे तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। और ये जो 9 जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो डुप्लेट में होते हैं। डुप्लेट का मतलब यहाँ पर देखो ये जो 6 है, 6 इस तरीके से 2 होंगे, 6 के अंदर 2 हैं, 5 के अंदर 2 हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो एक्सोनिम फाइबर है इसमें क्या है, डुप्लेट फॉर्म में होता है, डुप्लेट फॉर्म में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस डुप्लेट में से इसमें से एक आपका कहलाएगा ए सबट्यूब्यूल और दूसरा क्या कहलाएगा, बी सबट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहां पर ये 2 सबट्यूब्यूल होते हैं, एक होगा ए ट्यूब्यूल और एक होता है आपका बी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर हम फ्लैजिला का टीएस काट के देखते हैं तो सबसे पहले हमें बाहर की तरफ पेरीफरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो डुप्लेट फॉर्म में होता है या डुप्लेट फॉर्म में होता है, यानी इस तरीके से डुप्लेट होगा, ठीक है। इन डुप्लेट में से एक को हम बोलेंगे ए ट्यूब्यूल और दूसरे को बोलेंगे बी ट्यूब्यूल, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, ए ट्यूब्यूल और दूसरे को बोलेंगे बी ट्यूब्यूल। यहां पर जितने पे नंबर दिख रहा है आपको वो सारे के सारे क्या है, ए ट्यूब्यूल। जैसे यहाँ पे नंबर 1 है तो ये ट्यूब्यूल ए होगा, ये पीछे वाला बी होगा, ये ए ट्यूब्यूल होगा, ये बी ट्यूब्यूल होगा, ए ट्यूब्यूल बी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो डबलेट फॉर्म में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम को ध्यान दो, यहां पर जो ए ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये जो यहां पर आप देख रहे हो इस चीज को ध्यान से देखें। यहां पर देखो ये जो नंबर 4 है, इससे ये ए ट्यूब्यूल के आगे कुछ इस तरीके से लाल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है आपका डाइनिन प्रोटीन कहलाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये डाइनिन प्रोटीन कहलाता है। और डाइनिन प्रोटीन को हम मोटर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ये आपका मोटर प्रोटीन भी कहलाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक फ्लैजिला का टीएस काट के देखें, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का टीएस काट के देखें तो उसके पेरीफरी पे हमें 9 ट्यूब्यूल्स देखने को मिलता है जो कि डुप्लेट फॉर्म में होता है, जिसमें से एक होगा ए ट्यूब्यूल, दूसरा होगा बी ट्यूब्यूल, ठीक है। अब क्या होगा, जो ए ट्यूब्यूल है उसके ऊपर आपको डाइनिन प्रोटीन देखने को मिल जाता है जिसको हम मोटर प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। और इनको आपस में जुड़ने के लिए यहां पर एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम नेक्सिन लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्सिन लिंक क्या करता है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलता है। तो यहां पर जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है वो 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। तो इस तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल है नीचे की तरफ इस तरीके से फैले हुए हैं। तो यहां पर क्या है, हम माइक्रोट्यूब्यूल बना रहे हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल 1 है और एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर आपको इस तरीके से एक आपको ए आर्म और एक आपको बी आर्म देखने को मिलता है, या आप बोल सकते हो एक ए ट्यूब्यूल और एक बी ट्यूब्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं इस डायग्राम को, सो दैट कि समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, इसको वर्टिकली देख रहे हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल 1 हो गया और उसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल 2 हो गया, ये सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। अब यहां पर इसकी नेमिंग हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल ए है, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल बी है, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड वाला हमने बनाया है उसको भी बना लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल ए होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल बी होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट अभी हमने देखा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल ए है यहां पर आपको इस तरीके से डाइनिन प्रोटीन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, डाइनिन प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, इस तरीके से नेक्सिन लिंक की मदद से ही आपस में जुड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं नेक्सिन लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ठीक है, जितने भी आप माइक्रोट्यूब्यूल देख रहे हो, माइक्रोट्यूब्यूल के जस्ट नीचे इस तरीके से, यहां पर ध्यान से देखो, इस तरीके से सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। उनका नीचे वाला एक पॉइंट होता है जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसल बॉडी होता है, ये फिक्स होता है, यानी जो ऊपर का जो फ्लैजिला है वो बेसल बॉडी से फिक्स होगा। अब बीच में क्या है, नेक्सिन लिंक है।
अब लोकोमोशन कैसे होता है, इनका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनके बीच में अंडुलेशन होना स्टार्ट होगा तो होगा कैसे, सबसे पहले जो एटीपी मॉलिक्यूल है, जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये आपके जो डाइनिन प्रोटीन है इसके ऊपर आके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एटीपी इसके ऊपर बाइंड करेंगे, अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, अब जैसे ही एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है। ठीक है, अब जैसे ही एटीपी का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो एटीपी क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज करने की वजह से ये जो आपका डाइनिन प्रोटीन है ये आगे की तरफ मूव करता है और अपने पास वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके बी वाले साइड से इस तरीके से जाके इस तरीके से बाइंड हो जाता है, इससे बंध जाता है, इस तरीके से बंध जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले यहां पे जो डाइनिन प्रोटीन था वो सिर्फ ए पे था, लेकिन जैसे ही एटीपी आया, क्योंकि ये मोटर प्रोटीन है ये मूव कर सकता है, तो ये क्या करेगा, इसका एक आर्म मूव करके जो दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल है उसके बी वाले ट्यूब्यूल से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बी वाले के साथ ट्यूब्यूल से के साथ जैसे कनेक्ट होगा वैसे ही क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, इसको ये अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ खींच नहीं पाता, क्यों, जैसे सपोज करो ये मेरे पास टिब्यूल 1 है, टिब्यूल 2 है, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड मान लेते हैं, तो अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी इसके साथ क्या होगा, ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या है, नीचे की साइड ये बंधा हुआ है, ये इसको ऊपर की तरफ जाने ही नहीं देता। अगर सपोज करो ये नीचे से अटैच नहीं होता तो एटीपी की एनर्जी की मदद से ये वाला जो पुलिंग की वजह से ये वाला जो प्रोटीन है ये इस तरीके से ऊपर चला जाता और ये नीचे रह जाता। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे से बंधा हुआ है, नीचे से अटैच है, तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स की वजह से ये इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेंडिंग होना मतलब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, देखो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे ये जो डाइनिन प्रोटीन है अटैच हुआ, अब ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स की वजह से ये नीचे से अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही बेंड होगा तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो बेंडिंग मूवमेंट होता है, इस तरीके से या तो इस साइड बेंड होगा या इस साइड बेंड होगा। तो जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला में मूवमेंट कैसे होगा, इस तरीके से अंडुलेशन की वजह से होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला जब बेंड करता है तो इस तरीके का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज बेंडिंग मूवमेंट, या इसी को हम अंडुलेशन बोलते हैं। अब अंडुलेशन कैसे होगा वो आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले एटीपी आएगा, डाइनिन प्रोटीन पे जाकर अटैच होगा, डाइनिन प्रोटीन क्या करेगा, दूसरे वाले माइक्रोट्यूब्यूल के बी ट्यूब्यूल से अटैच होगा, फिर उसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्योंकि ये बेसल बॉडी से अटैच है तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच नहीं पाएगा और यहां पर क्या होगा, इसको बेंड कर देगा। जैसे बेंड करेगा तो ये भी इधर की साइड झुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी तरीके से बेंडिंग देखने को मिलती है। और जब भी एटीपी या जब भी ये जो आपके एक्सोनिम्स है वो बेंड करते हैं तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोशन बोलते हैं, या इसको अंडुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इन अंडुलेशंस की वजह से फ्लैजिला के अंदर जो अंडुलेशन हो रहा है, इस अंडुलेशन की वजह से यहाँ पे आपको पेडल स्ट्रोक देखने को मिल रहा है, या अंडुलेशन मोशन देखने को मिल रहा है, या कॉनिकल गायरेशन देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें इन्हीं की वजह से यहाँ पर आपको मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो अंडुलेशंस है वो कैसे डेवलप होता है फ्लैजिला के अंदर वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पेडल स्ट्रोक, कि किस तरीके से पेडल स्ट्रोक होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि यहां पर हमारे पास कोई भी फ्लैजिलेट है। ठीक है, यहां पर एक मेरे पास फ्लैजिलेट्स है, अब इस फ्लैजिलेट को पेडल स्ट्रोक करना है, तो पेडल स्ट्रोक कैसे करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पानी के अंदर, ये मान लेते हैं हमारा कोई भी फ्लैजिलेट है। ठीक है, तो जब भी पेडल स्ट्रोक करता है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, पानी के अंदर इस तरीके से हाथ को चलाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हाथ को सीधा करते हैं और उसके बाद फिर पानी के अंदर हाथ को रख के फिर पानी को पीछे की तरफ हम धक्का देते हैं। तो जब भी हमें मतलब कि पानी के अंदर आगे बढ़ना है तो उसके लिए पहले हाथ को सीधा करना होता है और फिर पानी को पीछे बैक पुश करना होता है। ठीक है, तो ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। यानी इफेक्टिव स्ट्रोक की मदद से क्या होता है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद दोबारा से जब हम दोबारा से हाथ को पानी से निकाल के दोबारा से ऊपर लेके आते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक के अंदर मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पेडल स्ट्रोक भी बिल्कुल स्विमिंग के जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें फ्लैजिला करता है, या इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका जो फ्लैजिलेट है या जो यूग्लिना है वो किस तरीके से मोशन करेगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस समय उसका फ्लैजिला यहां पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब इसको पानी के अंदर मूवमेंट करवाना है, तो पानी के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले अपने फ्लैजिला को रिजिड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही अपने जो ये आपका फ्लैजिला है उसको क्या करेगा, रिजिड करेगा। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो स्ट्रोक होते हैं। जैसे हम स्विमिंग करते समय पहले पानी के अंदर हाथ को ऐसे डाल के उसको पानी को पीछे करते हैं, तो जब पानी को पुश कर रहे हैं, पानी के ऊपर हम धक्का लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, यानी हम पानी के को पुश करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो मोशन होगा इसको बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। उसके बाद जब पानी से दोबारा से नीचे से हाथ निकाल के दोबारा से इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए अपने आप को जब तैयार करते हैं तो उसको बोला जाता है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो पेडल स्ट्रोक के अंदर दो तरीके का मोशन होगा, एक को बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरे को क्या बोला जाता है, रिकवरी स्ट्रोक। तो ये होता कैसे उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल अपने पॉइंट पे है, अब ये मतलब कि मूवमेंट करने के लिए तैयार है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सबसे पहले फ्लैजिला को टाइट कर लिया जाता है, रिजिड कर दिया जाता है, ठीक है। रिजिड करने के बाद वो धीरे 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 इस तरीके से आगे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी पानी को पुश करता है। जैसे ही पानी को पुश करेगा इसके अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही अब ये पानी के अंदर आ चुका है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो चुका है, अब इसको फ्लैजिला को दोबारा से ऊपर लेके जाना है और फिर से दोबारा से इस तरीके से मोशन करेगा। तो ये जब इसने अपने आप को नीचे लेके आया, पानी को पुश किया, तो इसको हमने क्या बोला कि ये कैसा है, इफेक्टिव स्ट्रोक है। अब उसके बाद क्या है कि अब ये नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। इस कंडीशन में जो आपका फ्लैजिला था वो कैसा हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसको अपने आप को दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना होता है तो उस कंडीशन में क्या कर लेता है, अपने आप को बिल्कुल लूज कर लेता है, अपने आप को कर्व जैसा कर लेता है, सो दैट कि पानी की वजह से क्या है, धीरे 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 ये ऊपर की तरफ चला जाए, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए, ताकि वो फिर से इफेक्टिव स्ट्रोक कर पाए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, बिल्कुल स्विमिंग के जैसा होता है। जब हम ऊपर की तरफ ऐसा हाथ लेके पानी को पीछे कर रहे होते हैं तो ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रोक, जिसकी वजह से बॉडी आगे जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम दोबारा ऊपर लेके आते हैं हाथ को, जिस समय मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो इफेक्टिव स्ट्रोक दोबारा कर पाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो यहां पर भी जो फ्लैजिला है या फिर जो यूग्लिना है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने फ्लैजिला को टाइट करता है, धीरे धीरे पानी के अंदर नीचे लेके आता है और पानी को पुश करता है, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रोक। जैसे पुश करेगा पानी को आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दोबारा से फ्लैजिला को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है, सो दैट कि वो दोबारा से इफेक्टिव स्ट्रोक लगा पाए। तो जब वो अपने फ्लैजिला को दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। और ये जो सारा मूवमेंट हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द अंडुलेशन ही हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंडुलेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हो पा रहा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। ये क्या है, सबसे कॉमन मूवमेंट है, ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, सबसे कॉमन मूवमेंट है फ्लैजिला का, जिसको हम साइडवे लैश भी बोलते हैं, ठीक है। साइडवे लैश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर देखो फ्लैजिला इस तरीके से बिल्कुल साइड में आके वाइपिंग कर रहा है या अंडुलेशन कर रहा है या मतलब कि वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइडवेज लैश भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको दो फेजेस देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा कि जो फ्लैजिला है अपने आप को रिजिड कर लेगा और लैश आउट करता है ताकि वो मूवमेंट कर पाए, यानी टाइट करके पानी के अंदर मूवमेंट करता है सो दैट कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक के अंदर क्या है कि अपने आप को कर्व कर लेता है, अपने आप को रिलैक्स कर लेता है सो दैट कि दोबारा से पानी की मदद से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो रिकवरी स्ट्रोक में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर मूवमेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रिकवरी स्ट्रोक इसलिए होता है ताकि जो फ्लैजिला है या फिर जो यूग्लिना है अपने आप को दोबारा से इफेक्टिव स्ट्रोक के लिए तैयार कर पाए, ठीक है। तो ये बात हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जैसे ही मतलब कि यहाँ पे पेडल स्ट्रोक होगा उससे क्या है कि एनिमल आगे की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत गायरेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा होता है। ये चीज आपको इसके अलावा ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडुलेशन, ठीक है। अंडुलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन है दो तरीके से हो सकता है। पहला होता है बेस टू टिप। पहला क्या होता है, जैसे सपोज करो ये फ्लैजिलेट, ये कोई भी फ्लैजिलेट है और ये इसका बेस हो जाएगा
और ये वाला इसका क्या होता है, टिप होता है। तो यहाँ पे जो मोशन है बेस से वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो रही है और ये वाइब्रेशन कहां तक जा रही है, टिप की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है मोशन हमेशा उसके अगेंस्ट होगी। तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन इधर है तो मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन बेस टू टिप की तरफ है तो जो आपका जो फ्लैजिलेट है वो किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है, टिप टू बेस। दूसरा क्या होगा, टिप टू बेस। तो यहां पे जो वेव है वो टिप से बेस की तरफ जा रहा है तो मूवमेंट किधर होगा, आपका इधर ऊपर की तरफ होगा, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अंडुलेशन में क्या है कि जो आपके फ्लैजिला है, फ्लैजिला के वाइब्रेशंस की वजह से, फ्लैजिला के अंदर वेव डेवलपमेंट की वजह से क्या है, यहां पर मूवमेंट होता है। अगर बेस टू टिप होगा तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, और अगर मान लेते टिप टू बेस होगा तो उस केस में फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये चीज हमने लिखा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होगा कि जब वेव लाइक अंडुलेशंस होंगे, यानी फ्लैजिला के अंदर वेव लाइक अंडुलेशंस होंगे, वेव लाइक को वाइब्रेट करेगा, तो उस केस में जो एनिमल है अगर टिप टू बेस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, एनिमल फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बैकवर्ड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो अंडुलेशन है वो बेस टू टिप की तरफ जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पाइरल रोटेशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो कंप्लीट स्पाइरल रोटेशन है वो आपको कॉनिकल गायरेशन में देखने को मिलता है। कॉनिकल गायरेशन में होगा क्या कि सपोज करो फ्लैजिलेट, कोई भी आपका फ्लैजिलेट है, तो यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट होगा। जैसे मान लो ये फ्लैजिला है तो फ्लैजिला इस तरीके से घूमना स्टार्ट करता है, इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब भी वो रोटेट करेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कॉनिकल गायरेशन बोलते हैं, यानी वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और उसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे जो फ्लैजिलम है वो क्या है, स्पाइरल या स्क्रू लाइक मोशन करता है अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो स्पाइरल मोशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये उसको आगे की तरफ प्रोपेल करता है, धक्का देता है, सो दैट कि वो आगे की तरफ मूव कर सके। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो मूवमेंट हो रहा है वो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड होता है, ये बात आपको याद रखना है। और जो पाथ होता है वो स्पाइरल पाथ होगा, यानी कि कुछ इस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगा कि कभी यहाँ पर, पहले यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, इसके बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है, युगलिना के अंदर जो लोकोमोशन होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो एक बार जाके आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल डालना है लोकोमोशन इन युगलिना, तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा, तो एक बार जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, अब सिलियरी मूवमेंट आपको पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। अब सिलियरी मूवमेंट किस तरीके से होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास क्या है, पैरामीशियम है ये। ठीक है, आप जानते हैं कि पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर इस तरीके से सीलिया क्या है, पूरे बॉडी पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो मूवमेंट होता है वो समवट क्या है, आप फ्लैजिलर मूवमेंट के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर होगा क्या कि यहां पर भी आपको इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा सिंक्रोनस वे में होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम नाव चलाते समय जो बोट के अंदर जो ओर्स होते हैं, जो वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे हम चलाते हैं ओर बोलते हैं, उसी की तरह यहाँ पर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मान लेते हैं कि ये एक सीलिया है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या करता है कि सीलिया अपने आप को इस तरीके से बिल्कुल टाइट कर लेता है। ठीक है, टाइट करने के बाद धीरे 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 वो क्या है, पानी को पुश करता है और पानी को पुश करके आगे की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लैजिला के केस में एक था, यहां पर क्या है, सारे के सारे जितने भी सीलिया हैं वो सारे के सारे एक साथ एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं या मूवमेंट कर रहे होते हैं। या इफेक्टिव स्ट्रोक क्या है, सारे फ्लैजिला का एक साथ एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अगर सारे फ्लैजिला या सारे सीलिया का अगर मूवमेंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में होता है तब इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस मूवमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस। यानी यहाँ पे जितने भी देखो, यहाँ पे जितने भी सीलिया हैं वो एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पे मूवमेंट शो हो रहा है, तो एक साथ सीलिया के अंदर मूवमेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहां पर आपको मेटाक्रोनस मूवमेंट भी देखने को मिलता है। मेटाक्रोनस मूवमेंट में क्या होता है कि अगर सपोज करो सारे सीलिया एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तब तो उसको बोलेंगे सिंक्रोनस,
लेकिन अगर मेटाक्रोनस में क्या होता है, मेटाक्रोनस में जो मूवमेंट होता है सीलिया का वो वेव लाइक होता है, मतलब कि पहले ये वाइब्रेट करेगा, उसके कुछ देर बाद ये वाला वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा। यानी इस तरीके से, जैसे सपोज करो आपने गेम्स के अंदर देखा ना कि जैसे बहुत से लोग ऐसे हाथ चलाते हैं, तो एक ने हाथ खड़ा किया तो एक ने नीचे कर रखा है, तो जैसे ये नीचे करेगा फिर ये ऊपर कर लेगा, तो यहाँ पर मूवमेंट कुछ इस तरीके से ऐसा वेवी पैटर्न में चलता है। ठीक है, तो मेटाक्रोनस में क्या है, सारी चीजें एक साथ मोशन नहीं कर रही होती है, पहले ये करेगा, उसके बाद फिर ये करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनस में क्या है, सारे एक साथ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको सिलियरी मूवमेंट में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर सिलियरी मूवमेंट में क्या हो रहा है कि सारे एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, सारे एक साथ इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहे हैं और दोबारा एक साथ रिकवरी स्ट्रोक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेटाक्रोनस में क्या होगा कि पहले ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा, इस तरीके से आगे की तरफ मोशन चलता चला जाता है। ये बात आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक मूवमेंट। मेटाबॉलिक मूवमेंट बेसिकली आपको उस तरीके के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जिनके बॉडी के ऊपर जो पेलिकल है उसके ऊपर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर जैसे यहां पर देखें ये यूग्लिना है, इसके ऊपर इस तरीके की जो लाइन दिख रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मोशन होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पेरिस्टाल्टिक मोशन हो। पेरिस्टाल्टिक मोशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये मायोनीम्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये क्या है, ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक मूवमेंट बोलेंगे। ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स की जरूरत पड़ती है या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसकी जरूरत पड़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलता है, कुछ फ्लैजिलेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि यूग्लिना को। ठीक, यूग्लिना के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये मूवमेंट होता है, इसको ग्रेगरियन मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रोटोजोन्स के अंदर जो मूवमेंट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी मूवमेंट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।